नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में एंथोनी गिडेंस के संरचना एवं एजेंसी से संबंधित विचारों को जानेंगे। संरचना एवं एजेंसी का अर्थ। समाजशास्त्रीय विश्लेषण तथा विभिन्न सिद्धांतों में संरचना एवं एजेंसी की प्राथमिकता से संबंधित विवाद काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इस संबंध में समाजशास्त्र के क्लासिकल थ्योरी तथा कंटेम्प्रेरी थ्योरी पर आधारित विचारों को समझने से पहले संरचना तथा एजेंसी का सामान्य अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में संरचना की अवधारणा का उपयोग उन नियमों तथा उनके स्रोतों के वास्तविक प्रतिमान के रूप में किया गया है जिसमें मानवीय क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है तथा जो समय और स्थान के परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होते। विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक नियम इसी तरह के प्रतिमान हैं। इस दृष्टिकोण से संरचना को सामाजिक नियमों तथा उनके स्रोतों की एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। एजेंसी शब्द का प्रयोग व्यक्तिकर्ताओं के उन क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो उनकी परिस्थिति संबंधी अनुभव पर आधारित चेतना से संबंधित होती हैं। इस अर्थ में एजेंसी कर्ताओं की सामूहिक शक्ति का बोध कराने वाली दशा है। व्यक्तिकर्ताओं ने के सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रणालियों को समाजशास्त्र की भाषा में सामाजिक व्यवस्थाएं सोशल सिस्टम कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न संरचनाओं से ही होती है। संरचना जिस प्रक्रिया के द्वारा एक विशेष व्यवस्था को जन्म देती है उसे हम संरचनाकरण कहते हैं। इस आधार पर संरचना की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्तियों के क्रियाकलाप एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों से जुड़े रहते हैं तथा साथ ही कुछ दशाओं में संरचना की प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार संरचनाकरण को कर्ताओं की क्रियाओं तथा संरचना को एक दूसरे से जोड़ने वाली अथवा कर्ता और यहाँ कर्ता है, आप ध्यान दीजिएगा, जोड़ने वाली अथवा कर्ता और संरचना के विभेद को कम करने वाली एक कड़ी कहा जा सकता है। इस अर्थ में संरचनाकरण की प्रकृति गतिशील होती है। एजेंसी का शाब्दिक अर्थ है एक माध्यम, अभिकरण या वाहक। व्यवहारिक रूप से मानव ही अपनी क्रियाओं द्वारा समाज का निर्माण करते हैं तथा उसका रूपांतरण भी करते हैं। एंथोनी ने इस दशा को क्रियाओं का प्रतिवर्ती प्रबंधन नाम से संबोधित किया है। प्रतिवर्ती प्रबंधन का संबंध कर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं की प्रकृति तथा उनसे संबंधित संदर्भ का संचालन करने की योग्यता से है। वास्तव में समुचित प्रबंधन ही किसी एजेंसी का अभिकरण की मुख्य विशेषता होती है। अभिकरणों के द्वारा ही कुछ विशेष क्रियाओं या प्रयत्नों की सफलता का तार्किक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। एक मानव प्राणी के रूप में सभी कर्ता यही काम करते हैं। अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए कुछ दशाओं से प्रेरित होते हैं, विभिन्न जानकारियों से अपने अनुभव और ज्ञान को बढ़ाते हैं तथा अपनी क्रियाओं को इस तरह तार्किक बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका दूसरों की प्रत्याशाओं के संदर्भ में प्रतिवर्तिता का संचालन किया जा सके। इसी अर्थ में क्रिया करने वाले चेतन कर्ताओं को एजेंसी शब्द से संबोधित किया गया है। अब मैं आपको संरचना तथा एजेंसी पर जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके संबंध में बताने जा रही हूँ। संरचना तथा एजेंसी में
किसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का संबंध उन दशाओं को स्पष्ट करने से है कि हमारे सामाजिक विश्व यानी सामाजिक जीवन का निर्माण किन दशाओं से होता है। सामाजिक जीवन का कारण तथा परिणाम क्या है, अथवा ये कि व्यक्तियों के व्यवहारों का निर्धारण सामाजिक संरचनाओं से होता है या सामाजिक संरचनाएं मानवीय एजेंसियों के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। इस संबंध में समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारवादी इमाइल दुर्खीम ने अपने विचारों द्वारा इसे स्पष्ट किया है। उनके अनुसार समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संरचना तथा संस्तरण आवश्यक आधार है। इससे भिन्न विचार रखते हुए कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि समाज में अधिकांश लोगों के जीवन पर सामाजिक संरचना का प्रभाव हानिकारक होता है। इन दोनों विचारकों ने, इमाइल दुर्खीम और कार्ल मार्क्स ने, सामाजिक संरचना को अनेक भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं से संबंधित मानते हुए इसके विभिन्न प्रभावों की विवेचना भी की है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय क्लासिकल जो है उपागम शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित दूसरे विचारकों ने सामाजिक संरचना को तुलनात्मक रूप से व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका ये तर्क है कि सामाजिक जीवन की विवेचना केवल व्यक्तियों की समग्रता के रूप में नहीं की जा सकती है। इसी संदर्भ में इमाइल दुर्खीम ने सामूहिकता की चेतना की चर्चा की है, जिसे मैं आपको इमाइल दुर्खीम जब मैंने आपको बताया था उसमें आपको इसको विस्तार से समझाया था। सामूहिकता की चेतना की चर्चा की है, जिसका विकास सामाजिक संरचना की प्रकृति के अनुसार ही होता है। सामाजिक संरचना की प्राथमिकता को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्र में समाविष्टवाद जैसे दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसकी ये मान्यता है कि व्यक्तिक कर्ताओं का समाजीकरण कुछ ऐसी संरचनाओं तथा संस्थाओं के द्वारा होता है जो व्यक्तियों की क्रियाओं, क्षमताओं और मनोवृत्तियों का निर्माण करती है। दूसरी ओर अध्ययन की एक पद्धति के रूप में व्यक्तिवाद ने इस विचार पर अधिक बल दिया कि व्यक्तिक कर्ता सामाजिक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है तथा सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करते हुए व्यक्तियों की गतिविधियों का परिणाम होती है। संरचना तथा एजेंसी से संबंधित विचार समाजशास्त्र के लघु तथा वृहत उपागम पर आधारित है। इसे अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आधारित है। संरचनात्मक प्रकारवादियों के विचार वृहत उपागम से संबंधित हैं तथा इसके द्वारा समाज को इसके व्यापक रूप में देखने पर बल दिया जाता है। लघु स्तर पर उपागम इस मान्यता को अधिक महत्व देता है कि व्यक्तियों के दैनिक जीवन और क्रियाओं के आधार पर ही समाज को समझा जा सकता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय के रूप में अनेक आधुनिक सिद्धांतकार ये मानते हैं कि संरचना तथा एजेंसी एक दूसरे की पूरक दशाएं हैं। एक और संरचना मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करती है तो दूसरी ओर व्यक्तियों में अपनी उस संरचना को बदलने की क्षमता भी होती है, जिससे कि उनका जीवन व्यतीत होता है। इसका अर्थ ये है कि संरचना तथा एजेंसी के संबंध को समझने के लिए इससे संबंधित लघु तथा वृहत दृष्टिकोण के बीच एकीकरण की जो दशा है उसको समझना ज़रूरी है। संरचना, एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण। जिस तरह सामाजिक घटनाओं की विवेचना के लिए लघु तथा वृहत उपागम के एकीकरण पर बल दिया जाता है, उसी प्रकार वर्तमान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में एजेंसी तथा संरचना के एकीकरण की विवेचना को भी
महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। एंथोनी गिडेंस वे विचारक हैं जिन्होंने तार्किक आधार पर ये स्पष्ट किया कि एजेंसी तथा संरचना को एक सहगामी द्वैधता अर्थात परस्पर निर्भर दो तथ्यों के रूप में देखना जरूरी है। इसका तात्पर्य है कि एजेंसी तथा संरचना को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। एजेंसी का रूप संरचना से प्रभावित होता है तथा संरचना में एजेंसी के तत्वों का भी समावेश होता है। गिडेंस ने दुर्खीम के इस कथन को स्वीकार नहीं किया है कि एजेंसी अथवा व्यक्तियों की क्रियाओं पर संरचना का एक बाध्यताकारी प्रभाव होता है। उन्होंने इमाइल दुर्खीम के इस मत से वो सहमत नहीं है कि व्यक्तियों की क्रियाओं पर संरचना का एक बाध्यकारी प्रभाव होता है। उन्होंने ये माना है कि संरचना में दबाव की विशेषता होने के साथ ही ये व्यक्तियों में विभिन्न क्षमताओं और शक्ति को भी विकसित करती है। इस आधार पर एंथोनी गिडिंस ने इंग्लैंड की ही एक प्रमुख समाजशास्त्रीय लेखिका मार्गरेट आर्चर से संबंधित मार्गरेट आर्चर के द्वैतवाद से संबंधित इस विचार का भी खंडन किया कि एजेंसी तथा संरचना एक दूसरे से भिन्न दो पृथक तथ्य हैं तथा इसी भिन्नता के संदर्भ में इनके पारस्परिक संबंध को समझा जा सकता है। यानी ये विचार जो था इसको नहीं माना एंथोनी गिडेंस ने, मार्गरेट आर्चर के विचार को नहीं माना और उसका विरोध किया। संरचना तथा एजेंसी के एकीकरण से संबंधित विचार देते हुए कुछ अन्य विद्वानों ने भिन्न शब्दों में एंथोनी गिडेंस के विचारों का समर्थन किया है। उनके अनुसार एजेंसी तथा संरचना का मुद्दा प्रचलन संबंधी आदतों तथा क्षेत्र के संबंध को स्पष्ट करने से है। इन विद्वानों का मत है कि प्रचलन संबंधी आदतों का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक तथा संज्ञानात्मक संरचना से है जिसके द्वारा वे अपने सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्रियाएं करते हैं। प्रचलन के ये तरीके समाज का निर्माण करने के साथ ही समाज द्वारा निर्मित भी होते हैं। क्षेत्र का तात्पर्य अर्थ है कि कुछ यथार्थ या वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की व्यवस्था। कोई एजेंसी चाहे व्यक्तियों के रूप में हो या उनकी सामूहिकता के रूप में हो, उस पर वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच बनने वाले संबंधों की व्यवस्था का एक दबावकारी प्रभाव होता है। इसके बाद भी जहाँ क्षेत्र का प्रचलन संबंधी आदतों पर नियंत्रण होता है, वहीं प्रचलन संबंधी आदतें यथार्थ दशाओं से प्रभावित संबंधों को एक विशेष रूप देने का काम करती हैं। इस अर्थ में यदि हम समझें तो व्यक्तियों यानी एजेंसी द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले तरीके तथा समाज की यथार्थ दशाओं के बीच दो तरफा संबंध होता है। ये सभी विचार उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं जिनके अंतर्गत एंथोनी गिडेंस ने अनेक उदाहरणों के द्वारा एजेंसी तथा संरचना के संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे संरचनाकरण का सिद्धांत कहा जाता है। और इस संरचनाकरण के सिद्धांत को मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।